हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 13 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 77 टॉपिक हम प्रीवियस 12 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी के बारे में। देन हम देखेंगे पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया यानी कि पेसा एक्ट 1996 के बारे में। जानेंगे प्रिसीजन मेडिसिन क्या है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में चर्चा करेंगे। एक स्पीसीज रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में देखेंगे। द कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर क्या है, जानेंगे इसके बारे में। एक फेस्टिवल बाली यात्रा फेस्टिवल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसने ऑडिटर जनरल को एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रदान की। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि सीएजी को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट को केवल जो उसमें प्रोसीजर दिया गया है उसके द्वारा ही सीएजी को रिमूव किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत ऑडिटर जनरल को एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी के रूप में स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि सीएजी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ही केवल प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है सीएजी को, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। 1990 के दशक में जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्थापित किया गया, तो उसके अंतर्गत जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स ने जो एक्ट बनाए, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वह ऑडिट करेगा उससे संबंधित जो एक्ट से संबंधित उनके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उसके परफॉर्मेंस को वह असेस करेगा। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी ये कहा गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक क्रिटिकल रोल है कि वह रिकमेंड करे कि टैक्सेस असाइन किए जाएंगे म्यूनसिपालिटीज़ और लोकल गवर्नमेंट्स को। लेकिन फिर भी कई स्टेट्स ने इस जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको बार करके रखा है, एक तरीके से उसको इनएफेक्टिव बना के रखा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें सीएजी के हिस्ट्री के बारे में कि इस पद का कैसे सृजन किया गया हिस्ट्री में, तो अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल ये इस्टेब्लिश किया गया था 1858 के अंतर्गत। जब 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1858 में एक एक्ट लाया गया, और इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वह ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया, और इसी एक्ट के तहत उनके द्वारा एक ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल को इस्टेब्लिश किया गया, और 1860 में सर एडवर्ड ड्रॉमंड को उन्होंने अपॉइंट किया फर्स्ट ऑडिटर जनरल। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत संवैधानिक विकास के क्रम में इंडिया एक्ट आया 1919, जिसके अंतर्गत ऑडिटर जनरल एक इंडिपेंडेंट उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रदान की गई। साथ ही साथ जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उसने स्ट्रेंथन किया इस ऑडिटर जनरल की पोस्ट को, जिसमें उन्होंने जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर एक प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल को भी उन्होंने स्थापित किया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने उसकी क्या अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, उसके सर्विस प्रोसीजर क्या रहेंगे, साथ ही साथ ओवरव्यू दिया उनकी ड्यूटीज़ जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को परफॉर्म करनी थी उसके बारे में। इसके बाद ये अरेंजमेंट 1947 तक चलता रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 148 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया। ये सिर्फ सीएजी का जो जुरिसेक्शंस था उसको जम्मू एंड कश्मीर पर भी बढ़ाया गया 1958 में, जब जम्मू एंड कश्मीर का जब संविधान तैयार हो गया तब। इसके अलावा 1971 के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट इसके अंतर्गत इनेक्ट किया गया जिसका नाम था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, जो कि सीएजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों तरीके की, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के जो उनका अकाउंट्स हैं उनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करने का दायित्व इनके पास था। लेकिन 1976 में क्या हुआ, सीएजी को इस जो अकाउंटिंग जो फंक्शंस था उससे रिलीफ दे दिया गया।
अब केवल उसकी जो ड्यूटी रह गई वह ऑडिटिंग की रह गई। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो हमारे संविधान में दिए गए हैं सीएजी के बारे में, पार्ट 5 में इसके प्रोविजंस को दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 148 के तहत ये कहा गया है कि सीएजी के जो अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, उसकी ओथ क्या रहेंगी, उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी सर्विसेज की। इसके अलावा आर्टिकल 149 में ये डील करता है उनकी कर्तव्य क्या रहेंगे, उनकी पावर्स क्या रहेंगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। इसके बाद आर्टिकल 150 में कहा गया है कि जो यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट्स होंगे वह उसको असेस करेगा, जिस तरीके का प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 151 में कहा गया है कि जो इसकी जो रिपोर्ट होंगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो अकाउंट्स होंगे यूनियन के, तो वह उसको प्रेसिडेंट संसद के दोनों हाउस में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करवाएगा। इसके अलावा जो रिपोर्ट आएंगी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित, तो वह उसको सबमिट किया जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट को, और गवर्नर उन जो रिपोर्ट्स को पेश करेगा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में। तो ये चारों आर्टिकल पार्ट 5 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद कुछ और आर्टिकल भी इससे संबंधित हैं, जैसे कि आर्टिकल 279 जो कि आपकी जो नेट प्रोसीड्स है उसको कैलकुलेशन करता है, उसका असर्टेन करता है, साथ ही साथ उसको सर्टिफाइड करता है, और इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वह फाइनल होता है। इसके अलावा जो थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत एक सेक्शन 4 है जो कि डिफाइन करता है कि इसकी ओथ और अफर्मेशन किस तरीके से की जाएगी। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें से थर्ड अनुसूची जो विभिन्न पद पर जो लोग हैं उनके ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करती है। तो सीएजी की भी बात उसके अंतर्गत, उनकी ओथ एंड अफर्मेशन की बात भी इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 शेड्यूल की, तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल, जिसके जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जो 4 स्टेट आते हैं, उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल स्थापित करने के लिए जो कि सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा। सीएजी के अकॉर्डिंग ही इन बॉडीज को के अकाउंट और इनको ऑडिट किया जाएगा, जिस तरीके का सीएजी इसमें डिफाइन करेगा, और फिर उस जो अकाउंट्स जो रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी उसको सबमिट किया जाएगा गवर्नर ऑफ स्टेट पर, और गवर्नर ऑफ स्टेट उस जो रिपोर्ट को पेश करेगा वहां के लेजिस्लेचर के अंतर्गत। तो ये हमने बात की हमारे संविधान में जो सीएजी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में। अगर हम बात करें इसकी जो इंडिपेंडेंस है वह कैसे सुनिश्चित की गई है, तो इसमें कई सारे प्रोविजन ऐसे किए गए हैं जिससे सीएजी को सेफगार्ड प्रोवाइड कराया जाए है, जिससे कि उसकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वह प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और इसका जो टेन्योर है वह 6 ईयर्स या 65 ईयर, जो भी इसमें पहले होगा वह उस समय तक अपने कार्यकाल को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो सीएजी है उसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और वह प्रोसीजर ऐसा रहेगा जिस तरीके का प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरीके का प्रोसीजर इसके अंतर्गत फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा जो सीएजी है एक बार अपने जब पद से रिटायर हो जाता है या उसने किसी कारण से रिजाइन कर दिया होता है, तो वह अन्य किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पर वह स्थापित होने के लिए वह अयोग्य हो जाता है। साथ ही संविधान में इसकी इंडिपेंडेंस के लिए कई और तरीके के प्रोविजन किए गए हैं, इसको एक अलग स्थान दिया गया है उसी तरीके से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूपीएससी को दिया गया है। साथ ही इसका कोई मिनिस्टर इसका रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कैग को पार्लियामेंट के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो सैलरी और जो अदर सर्विस जो कंडीशंस हैं, ये उसको एक बार अपॉइंट किए जाने के बाद उसमें कोई अलाभकारी या डिसएडवांटेजेस उसके अंतर्गत चेंज नहीं किया जाएगा। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, इसकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस हैं, वह प्रिस्क्राइब की जाती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग हिम। साथ ही जो सीएजी से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका एक्सपेंसेस है, उसके जो खर्चे हैं, इसकी जो सैलरीज हैं, उसके जो अलाउंसेस हैं, पेंशन हैं, ये चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जो किसी भी तरीके के बोर्ड के लिए सब्जेक्ट नहीं होते। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो ये 266 आर्टिकल के अंतर्गत इसका प्रोविजन किया गया है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सीएजी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो 73rd ऑफ अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन थी उसे रेस्ट्रिक्ट किया गया था आर्टिकल 243M के अंतर्गत आने वाले शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पर।
सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1995 में पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 अस्तित्व में आया। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पेशा है कन्फर्ट करता है कि जो एब्सोल्यूट पावर ऑफ ग्राम सभा को, इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको एडवाइजरी रोल में ये रखता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो 73rd अमेंडमेंट जब लागू हुआ तो उसके एप्लीकेशंस को रेस्ट्रिक्ट किया गया था आर्टिकल 243 के अंतर्गत आने वाले शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 1995 में पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 अस्तित्व में आया, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पेशा एक कन्फर्ट करता है एब्सोल्यूट पावर ऑफ ग्राम सभा को, साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए एडवाइजरी रोल वह स्थापित करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के दिन मध्य प्रदेश ने नोटिफाई किए पेशा रूल्स को। अगर हम बात करें पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के बारे में, तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, जिसने 3 टायर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक लॉ के रूप में स्थापित किया। अगर हम बात करें, लेकिन ये जो 73rd अमेंडमेंट जो आया तो वह रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 243 के अंतर्गत आने वाले जो ट्राइबल एरियाज और जो शेड्यूल एरिया हैं उसके अंतर्गत। लेकिन भूरिया कमेटी जो कि 1995 में उसने एक अपनी रिकमेंडेशन दी और उसके अकॉर्डिंग ही पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 अस्तित्व में आया, जो कि शेड्यूल एरिया में जो रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं वहां पर एक ट्राइबल सेल्फ रूल वहां पर स्थापित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया जो एक्ट है ये कन्फर्ट करता है एब्सोल्यूट पावर टू द ग्राम सभा, साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वह उसके लिए एडवाइजरी रोल स्थापित करता है, जो कि इंश्योर करेगा कि जो पंचायत के लेवल पर जो ग्राम सभा है वह प्रॉपर फंक्शनिंग अपनी कर सके। इसके अलावा इसकी जो पावर है वह डेलीगेट कर दी गई है ग्राम सभा पर, साथ ही इसकी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित किया गया है और इसकी जो पावर है उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा जो पेशा जो एक्ट है एक कंसीडर किया जा रहा है बैकबोन ऑफ द ट्राइबल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया के लिए। इसके अलावा जो पेशा है रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि पूर्व के समय में चला करती थी, और ये ग्राम सभा के माध्यम से वहां पर एक सेल्फ गवर्नेंस स्थापित करने का प्रयास करता है। इस एक्ट के तहत ग्राम सभा को कई पावर्स दे दी जाती हैं, जैसे कि जो वहाँ पर जो कंसल्टेशन उनको करना पड़ता है अगर किसी भी तरीके का लैंड एक्विजिशन या किसी भी तरीके का रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट करना होता है डिस्प्लेस पर्सन के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैंडेटरी कंसल्टेट किया जाए ग्राम सभा के साथ। साथ ही यहाँ पर ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह प्रोटेक्ट करे यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक मूल्य हैं, यहाँ का जो पारंपरिक कल्चर है ट्राइबल कम्युनिटी का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करें। साथ ही साथ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसकी ऑनरशिप को डिफाइन करने का कार्य भी ग्राम सभा को दिया गया है। जो लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं उसका भी रिजोल्यूशन इनके द्वारा किया जाता है। जो लैंड एलिनेशन है, किसी की जमीन को जो छीनने का जो प्रयास है उसको रोकने का कार्य ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। जो विलेज मार्केट्स जो लगती हैं ग्राम के लेवल पर, जो रूरल लेवल पर, उसका मैनेजमेंट का कार्य भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इनको जो ग्राम सभा है इनको अधिकार दिया गया है कि जो लिक्कर की एक्सरसाइज को, लिक्कर को वहां पर प्रोहिबिट कर सकें, साथ ही साथ जो मनी लैंडिंग जो एक्सरसाइज है वहां को प्रोहिबिट कर सकें, और इससे संबंधित जो ट्राइबल से संबंधित और कोई भी राइट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित, तो उनको करने की भी अधिकार इन ग्राम सभा को दिया गया है। और ग्राम सभा को इन अधिकारों के माध्यम से लोकल लेवल पर एक सेल्फ गवर्नेंस को स्थापित करने का प्रयास इस एक्ट के तहत किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया की ट्राइबल पॉलिसी के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द जो ट्राइब्स हैं कलेक्टिवली आइडेंटिफाई की जाती हैं अंडर द आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अंतर्गत एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में। इसके अलावा इनका जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो गारंटी है वह पार्ट 10 में दी गई है, जिसके अंतर्गत शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई है आर्टिकल 244 के तहत। इसके अलावा जो 244 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया की भी बात इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा हमारे जो संविधान में 12 अनुसूची है उसके अंतर्गत 5th एंड 6th जो शेड्यूल जो अनुसूची है वह इसके अंतर्गत
शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया को डिफाइन करती है। साथ ही साथ जो पंचायती एक्शंस प्रोविजन ऑफ पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 है, वह भी इनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है ग्राम सभा के लेवल पर। एक ट्राइबल पंचशील पॉलिसी है। इसके अलावा एक एक्ट है जिसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के रूप में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो कि जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटी है उनके जो कंसर्न्स है या उनके जो राइट्स हैं उसको, और जो उससे संबंधित जो रिसोर्सेज हैं उनके लैंड से संबंधित, तो उसको सुनिश्चित करने का प्रयास फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा यूपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि ये फॉरेस्ट जो राइट जो एक्ट है वे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिसीजन मेडिसिन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्रिसीजन मेडिसिन है ये सक्सेसफुल ट्रीट करती है जेनेटिक डिसीज को। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो प्रिसीजन मेडिसिन है इसकी जो अप्रोच है ट्रीटमेंट की, कि ये कंसीडर करती है जीन की इंडिविजुअल वेरिएबिलिटीज़ को, जीनोमिक्स को, मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट से संबंधित इसकी ये अप्रोच इसके अंतर्गत रहती है। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो प्रिसीजन मेडिसिन होती है ये सक्सेसफुल ट्रीट कर सकती है रेयर जेनेटिक डिसीज को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो प्रिसीजन मेडिसिन जो होती है, जिसके नाम से ही क्लियर है, प्रिसाइज होती है, मतलब प्रिसीजन इसके अंतर्गत होता है, जो कि इंडिविजुअल वेरिएबिलिटीज को जीन की कंसीडर करती है जो जीनोमिक्स के अंतर्गत, तो ये ट्रीट कर पाती है जेनेटिक डिसीजेस को, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 एंड 2। अगर हम बात करें प्रिसीजन मेडिसिन की, जिसको रेफर किया जाता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के रूप में, जो कि सक्सेसफुल ट्रीट कर सकती है रेयर जेनेटिक डिसीजेस को। इसके अलावा जिसकी जो अप्रोच रहती है डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, ये कंसीडर करती है इंडिविजुअल वेरिएबिलिटीज ऑफ जीन के अंतर्गत, जो जीनोमिक्स है, मेटाबॉलिज्म है, साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल जो एनवायरनमेंट है हर एक व्यक्ति का अलग होता है, तो उसके लेवल पर ये इसकी जो अप्रोच रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मेकोजेनोमिक्स की, ये एक स्टडी होती है कि जो जीन है किस तरीके से अफेक्ट करता है पर्सन्स के रिस्पॉन्स को ड्रग के प्रति, तो ये पार्ट है प्रिसीजन मेडिसिन का। इसके अलावा जो प्रिसीजन मेडिसिन है ये कंसिडर की जाती है जो एक्सटेंशन ऑफ जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जिसके अंतर्गत जो ड्रग के प्रति जो जीन का जो इफेक्टिव जो रिस्पॉन्स है उसको समझकर उसको ट्रीट किया जाता था विद ग्रेटर प्रिसीजन के साथ, तो उसी तरीके की अप्रोच इसके अंतर्गत अपनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रिसीजन मेडिसिन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये आरबीआई बैक्ड एंटिटी है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें शेयर 49% स्टेक्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको सेटअप किया गया था दिसंबर 2015 में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एक आरबीआई बैक्ड एंटिटी है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। तो ये आरबीआई बैक्ड नहीं बल्कि गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है, तो इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडियन गवर्नमेंट के इसके अंतर्गत 49% स्टेक हैं इस फंड के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको सेटअप किया गया था 2015 में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी 5th मीटिंग हुई इसकी गवर्निंग काउंसिल की, जिसको चेयर किया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसके अंतर्गत आपके मेंबर जो कॉर्पोरेट्स और इन्वेस्टमेंट से संबंधित और जो पॉलिसी सेक्टर से संबंधित मेंबर्स भी इसके अंतर्गत शामिल हुए। ये जो फंड है ये एंकर्ड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। जो नेशनल
इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये मैनेज करता है तीन फंड्स को, मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक फंड्स को। ये जो फंड है सेटअप किया गया है कि इन्वेस्टमेंट की जा सके इंडिया के अंतर्गत और साथ ही साथ कैपिटल रेज की जा सके इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर। इसके अलावा इसके अंतर्गत फर्स्ट बायलेटरल फंड भी स्थापित करने की बात चल रही है इंडिया एंड जापान के बीच में। अभी इसको प्रपोज किया गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट का इसमें स्टेक्स हैं 49%, इंडियन गवर्नमेंट इसमें स्टेक होल्डर्स है। जो रेस्ट है जो 51% है वह हेल्ड करते हैं फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा। इसके अंतर्गत जो सेंटर का जो सिग्निफिकेंट स्टेक है वह इसे इंडिया का एक क्वासी सॉवराइन वेल्थ फंड के रूप में इसको स्थापित करता है। इसको जो स्थापित किया गया था 2015 में कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत ये मैनेज करता है तीन फंड, मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड एंड स्ट्रेटेजिक फंड को। ये अपॉर्चुनिटिक फंड है जो कि मैनेज कर रहा है $4.3 बिलियन यूएस डॉलर की कैपिटल को और ये रजिस्टर्ड है और ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्पीसीज बेस्ड जिसमें आपके रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है जो कि फाउंड की जाती है डीप फ्लोइंग रिवर में और जो टेरेस्ट्रियल जो स्थानीय जो नेस्टिंग साइट्स होती हैं उसके अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो टर्टल है नेटिव है इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल का। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो आयुष्यन स्टेटस है इस टर्टल का वह है वल्नरेबल। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है एक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है जो कि फाउंड की जाती है डीप फ्लोइंग रिवर्स और जो टेरेस्ट्रियल जो नेस्टिंग साइट्स होती हैं उसके अंतर्गत। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये टर्टल है नेटिव है इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल का। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो आयुष्यन स्टेटस है ये वल्नरेबल नहीं बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तो इसके अंतर्गत हम बात करें ये अभी चर्चा में क्यों रहा, तो इंडिया ने इसमें एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया है कि जो रेड क्राउन जो रूफ टर्टल है जिसको हम बाटागोर कछुआ भी बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए बेटर लेवल पर साइट्स के अंतर्गत। अगर हम बात करें रेड क्राउन रूफ टर्टल की तो ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है जो कि डीप फ्लोइंग रिवर्स में और जो टेरेस्ट्रियल नेस्टिंग साइट्स होती है उसके अंतर्गत ये रहता है। ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेटिव है इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल का जिसको बाटागोर कछुआ भी बोला जाता है। इसके अगर मेजर थ्रेट्स की बात करें तो इसका जो हैबिटेट है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, इलीगल फिशिंग नेट्स में ये फंस जाते हैं, साथ ही साथ इसकी पोचिंग और इलीगल ट्रेड भी इसका किया जाता है। इसके अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन के अंतर्गत ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है और साइट्स की जो अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है जिसके अंतर्गत 6 शेड्यूल आती हैं उसके शेड्यूल 1 के अंतर्गत इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरोनविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के बारे में जिसके अंतर्गत आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर है ये एक स्पेशल डिसीजन है UNFCCC के अंतर्गत। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है कि रिकॉग्नाइज किया जा सके यूनिक पोटेंशियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो एड्रेस कर सके क्लाइमेट चेंज को। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर है कि स्पेशल डिसीजन लिया गया है यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत यानी कि UNFCCC के अंतर्गत। तो ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है कि रिकॉग्नाइज करेगा यूनिक पोटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत जिसके अंतर्गत ये एड्रेस कर सके क्लाइमेट चेंज को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया सपोर्ट करता है इस जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इंडिया ने इसको अपोज किया है। तो इसके अंतर्गत हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका जो आंसर है वह है A 1 और 2 ओनली।
चलिए देख लेते हैं अब इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इंडिया ने अपोज किया है कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को, जो कि मिनिमाइज करने का प्रयास है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम बात करें कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के बारे में, तो कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर एक स्पेशल डिसीजन है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लिया गया, जिसका उद्देश्य है कि यूनिक पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सके। ये एड्रेस करता है 6 इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को, जिसके अंतर्गत सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो इसमें यूज किए जा रहे हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, बाटर जो मेथड है फॉर गेजिंग एडेप्टेशन, साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिक एंड जो फूड सिक्योरिटी जो डायमेंशंस हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित एग्रीकल्चर के अंतर्गत, तो उसको ये इन टॉपिक्स को एड्रेस करने का प्रयास करता है। अगर हम बात करें, ये डिसीजन UNFCCC के अंतर्गत लिया गया और ये जो कोर मैंडेट है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी लाइन पर यह डिसीजन लिया गया है जो कि एलिमिनेशन चाहता है हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन के लिए, साथ ही साथ रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर को स्थापित किया जा सके इन फॉरेस्ट्री एंड फिशरेसी सेक्टर्स में भी। अगर हम बात करें कोलंबिया जॉइंट वर्क एक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, तो ये प्रपोज किया गया है, ये प्रपोज करता है मैनी अप्रोचेस को, जिसके अंतर्गत जो लैंड एंड फूड सिस्टम से जो मिटिगेशन जो मेथड हैं वह को बेनिफिट करेंगे एक दूसरे को, साथ ही साथ ये जो इंक्लूड करेगा कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम के लिए, इंप्रूव करेगा सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और जो मिनिमाइज करेगा जो फूड वेस्टेज और जो लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए इसके द्वारा प्रयास किया जाएगा। इससे संबंधित इसकी ये अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें तो इंडिया ने इसको अपोज क्यों किया है? इंडिया का जो इमिशन है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कोई लग्जरी इमिशन नहीं है, बल्कि जो किसानों के सर्वाइवल इमिशन से संबंधित है। साथ ही साथ इंडिया के द्वारा ब्लेम किया गया है जो हिस्टोरिकल जो इमिशंस किए गए जो डेवलप कंट्री के द्वारा, जो कि करेंट क्लाइमेट क्राइसिस के लिए वह रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम बात करें करेंटली एग्रीकल्चर टास्क की, जो लाइवलीहुड है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, लगभग हमारे 90% से ज़्यादा जो किसानों की जो संख्या है वे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, जिसके कारण से हमें जो डिफ़िकल्ट होगा कि इस तरीके के जो अंतर्गत जो प्रपोजल आया है उसके जो रैपिड ट्रांजिशन करने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए हम उसमें रैपिड ट्रांजिशन स्थापित नहीं कर सकते। जिस तरीके का प्रयास जो कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किए जाने की बात की गई है, उस तरीके के ट्रांजिशन को हम रैपिड रूप से स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को अपोज किया गया है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कोलंबिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाली यात्रा फेस्टिवल से संबंधित, जिसका रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बाली यात्रा का लिटरली जो मीनिंग होता है वॉयज ऑफ बाली, यानी कि बाली की यात्रा। ये एक वन ऑफ द कंट्री का जो लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर्स है उसमें से एक है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सिमिलर है एक मासा कापन का टुक्कड़ जो फेस्टिवल बनाया जाता है बाली के अंतर्गत, उसके समान ये है। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो बाली यात्रा है इसका जो लिटरली जो मीनिंग होता है वह ये होता है बाली की यात्रा करना। ये एक वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर्स है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये ऑर्गेनाइज किया जाता है महानदी के तट पर इन कटक उड़ीसा में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये मासकप्पन का जो टुक्कड़ जो फेस्टिवल है बाली के अंतर्गत, उसी के समान ये फेस्टिवल है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी G20 समिट में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर थे तो उन्होंने मेंशन किया बाली यात्रा को, जो कि वन ऑफ द कंट्री का एक लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर्स है। जो बाली यात्रा है एक ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल, जो कि संबंध स्थापित करने के लिए है, जो मैरीटाइम और जो कल्चरल लिंक थे। हमारी जो कलिंगा जो डायनेस्टी थी उड़ीसा के अंतर्गत,
और जो बाली इंडोनेशिया के बीच में जो संबंध थे और जो अदर जो साउथ और साउथ ईस्ट रीजन में जो संबंध थे जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बर्मा और जो सिलोन के अंतर्गत, तो उनको स्थापित करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। ये सेलिब्रेट किया जाता है बैंक ऑफ रिवर महानदी पर, और जो कि बिगिंस किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन अक्टूबर एंड नवंबर। अगर हम बात करें ये फेस्टिवल, ये सिमिलर है जो कि एक फेस्टिवल बनाया जाता है बाली इंडोनेशिया में मासकप्पन के टुकड़, तो उसी फेस्टिवल के समान ये फेस्टिवल है बाली यात्रा जो कि उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें जो कलिंग एम्पायर की जो मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में, तो कालिदास के इन जो रघुवंशम है उसने ये रेफर्ड किया है कि जो किंग ऑफ जो कलिंग थे उनको लॉर्ड ऑफ द सी यानी कि महादाधिपति यानी कि हाईलाइट करता है कि ये उनका जो सी रूट्स पर डोमिनेंस स्थापित था। जो कालिदास के रघुवंशम में उनको कहा गया है लॉर्ड ऑफ द सी के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है कलिंग की, ये एक कोस्टल स्टेट के रूप में था जिसके कारण से यहाँ पे जो पोर्ट्स है वह 4th एंड 5th सेंचुरी में इसके डेवलपमेंट ग्रोथ को देखने को मिलती है पोर्ट्स के कारण। इसके अलावा इसका जो फेमस जो पोर्ट्स थे ताम्रलिप्ति, मनिकापटना एंड चैलीथैलो एंड पालूर, पितुंदा एंड धनतपुरा एंड कलिंग नगर, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट यहाँ पर स्थापित थे। सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है इसमें ताम्रलिप्ति। इसके अलावा कलिंग्स के द्वारा एक कंस्ट्रक्ट की जाती थी लार्ज पोर्ट्स को जिसको कहा जाता था बोयटास। साथ ही इनके जो ट्रेड जो लिंक थे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ तो थे ही, साथ ही साथ इनके जो लिंक्स थे ईस्ट अफ्रीका और सर्टेन जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ भी ये प्रेजेंट थे। जो इनकी जो ट्रेड डिक्लाइन हुई ड्यूरिंग द मुगल एंड ब्रिटिश जब पीरियड आया, तो उसके दौरान इनकी जो ट्रेड जो कलिंग डायनेस्टी की जो ट्रेड थी वह डिक्लाइन समय के साथ होती गई। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बाली यात्रा फेस्टिवल से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।